यूपीएससी साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 3 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स करेंगे। सबसे पहले हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करेंगे। वैसे तो हमारे सामने ई कचरा, मानसून, पूर्वानुमान एवं आपदाएं, युद्ध क्षेत्र में बदलाव और भारतीय सशस्त्र बल, स्टार्टअप और सोचना जरूरी सेगमेंट भी है। लेकिन सबसे पहले हमने हाइड्रोजन एनर्जी को रखा है और आगे से हमारी यही स्थिति रहेगी कि हम सबसे पहले साइंस टेक, फिर इन्वायरमेंट और फिर इकोनॉमिक्स और उसके बाद जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके आर्टिकल्स कवर करेंगे। आज की पहली न्यूज है हमारी, हाइड्रोजन एनर्जी, विल चाइना कैप्चर द इलेक्ट्रोलाइजर मार्केट। ये GS3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक एस्पेक्ट से, वहीं इकोनॉमी के अंदर पॉलिसी के एस्पेक्ट से दोनों सब्जेक्ट्स में कवर होगी। अब सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइजर तक पहुंचेंगे। आर्टिकल बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रोलाइजर के बारे में बातचीत कर रहा है, लेकिन जब तक हमें बेसिक नहीं पता है तब तक हम इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है उसका नहीं समझ सकते, उसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? ये रंगहीन, गंधहीन और अत्यंत हल्की गैस है। ध्यान रखना है, कलरलेस, स्मेललेस और काफ़ी हल्की गैस है। आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर सबसे हल्का तत्व है और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और प्रकृति में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। ये हमेशा यौगिक रहता है। यौगिक मतलब अकेला नहीं रहेगा। जैसे H2O, ये पानी के साथ मिलेगा। हाइड्रोजन के 2 अणु हैं यहाँ पे और ऑक्सीजन का 1 अणु है यहाँ पे। और ये स्वच्छ ईंधन है, यानी क्लीन फ्यूल है और इसके दहन से केवल पानी निकलता है। जिस तरह से हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो साइलेंसर से धुआं निकलता है, तो पॉल्यूशन होता है। लेकिन वही अगर हाइड्रोजन ईंधन का यूज करेंगे हम वाहनों में, तो सिर्फ बाय प्रोडक्ट पानी निकलेगा। इसमें कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। ये हाइड्रोजन की विशेषता है, तो इसलिए हाइड्रोजन पे फोकस किया जा रहा है अब। तो अब हाइड्रोजन के बारे में आगे देखते हैं कि किस तरह से हमें हेल्प करेगा। अब देखो, हाइड्रोजन की स्टोरी थोड़ी अलग है। अभी माना कि हमें जैसे खाना बनाना है, तो हमारे सामने क्या ऑप्शन है कि हम मान लो हिमालय में गए, ट्रैकिंग कर रहे हैं और मैगी बनानी है, तो सीधा क्या करेंगे, आसपास से कहीं लकड़ी के छोटे छोटे डंठल या टुकड़े इकट्ठा करेंगे, उनको जलाएंगे और उस पर हम कुछ बना सकते हैं। तो कोई भी जो ईंधन होता है या फ्यूल होता है, उसकी उसमें दो चीज़ शामिल होती है। पहला, उस ईंधन का उत्पादन या उसको निकालना, और दूसरा उस ईंधन का उपयोग। अब लकड़ी इकट्ठा करना आसान है, लेकिन हाइड्रोजन के बारे में एक दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है हमें। इसके उत्पादन के स्तर पर भी हमारे सामने चुनौतियां हैं और उपयोग के स्तर पर भी हमारे सामने चुनौतियां हैं। उत्पादन यानी हमने अभी बात की थी हाइड्रोजन H2O, यानी ये यौगिकों के रूप में मिलता है, अकेला स्वतंत्र मिलता ही नहीं है या बेहद कम मिलता है। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है कि इससे हाइड्रोजन को अलग करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन को अलग करके स्टोर करना, ये हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया ही हाइड्रोजन का उत्पादन कहलाती है। अब उत्पादन के लिए कौन सी प्रोसेस होती है? एक होती है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इसमें ही इलेक्ट्रोलाइजर का प्रयोग किया जाता है। अभी जो मेन आर्टिकल की थीम है इलेक्ट्रोलाइजर, वो यही इलेक्ट्रोलाइजर है। इसके अलावा एक मेथड और है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। इसमें जो नेचुरल गैस क्या होती है? ये CH4, जिसको हम मीथेन कहते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, जो नेचुरल गैस जिसको प्राकृतिक गैस बोलते हैं NG, यही मीथेन है। और मीथेन में भी CH4, कार्बन का 1 अणु और हाइड्रोजन के 4 अणु हैं यहाँ पे, तो इट मीन्स यहाँ से भी हाइड्रोजन ले सकते हैं हम। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। अब बात करते हैं उपयोग की। तो उपयोग सीधा ईंधन सेल यानी बैटरी टाइप, उसमें यूज कर सकते हैं। दूसरा, कंबशन इंजन, सीधा वर्तमान में जो CNG से गाड़ियाँ चलती है, टैंक में CNG भरा और गाड़ी चला ली, उसी तरह से टैंक में हाइड्रोजन भर के भी गाड़ी चलाई जा सकती है। औद्योगिक उपयोग, इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे उर्वरक के कारखाने होते हैं, जो हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। हीटिंग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। एनर्जी स्टोरेशन, ऊर्जा भंडारण, जैसे LPG का सिलेंडर हमारे घर पे आता है, उसी तरह से हो सकता है हाइड्रोजन को सिलेंडर को भी हम ला सकते हैं।
क्रायोजेनिक इंजन आपको पता होगा, इसका मुख्य रूप से जो हमारा इसरो है वो अपने लॉन्च व्हीकल GSLV MK3, जिसको हम आसान भाषा में LVM-3 के नाम से भी जानते हैं, इसरो का फैट बॉय, इसमें क्रायोजेनिक इंजन का यूज होता है। और क्रायोजेनिक इंजन होता है वो भी हाइड्रोजन पर चलता है। इसमें हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में नहीं रहता, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो आपको इस डिस्कशन से ये तो समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन के उत्पादन के स्तर पर भी चुनौतियां हैं और उपयोग के स्तर पर भी चुनौतियां हैं। क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन जिसकी बात कर रहे हैं ये हम 1991 में बनाना शुरू किया था हमने, और हम इसको पूर्णतः बना के उपयोग करा तो हमें लगभग 2015-16 हो गया था। तो लगभग 20 से 22 साल लगे इसको बनाने में। अब बात करते हैं हम आगे, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे एक डायग्राम से देखेंगे कि उत्पादन और उपयोग। तो देखिए, अब इन्वायरमेंट में क्या है, पानी बहुत है हमारे पास, तो ये पानी है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन सॉरी H2O वाटर है यहाँ पे, ठीक है। ये एक चैम्बर है, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, ठीक है। और यहाँ बीच में एक मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन के माध्यम से यहाँ और इधर ये यहाँ पे और यहाँ पे इसको एनर्जी दी गई है, और ऑक्सीजन अलग हो रही है और हाइड्रोजन अलग हो रही है। या मुख्य रूप से हम हाइड्रोजन को उत्पादित कर रहे हैं। जो पानी है उसमें से हाइड्रोजन के 2 अणु इधर आ रहे हैं निकल के, और ऑक्सीजन है वो इधर आ रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो इलेक्ट्रोलाइजर की बात कर रहे हैं वो ये जो मेम्ब्रेन है यही इलेक्ट्रोलाइजर है। इसका पोपू एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन है यही क्या है, इलेक्ट्रोलाइजर है। आपको क्लियर हुआ होगा ये। अब हम इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। वही उपयोग की बात करें तो ये फोटो दे रखी है फ्यूल सेल की, ईंधन सेल। यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा है ईंधन सेल, फ्यूल सेल पे। आज हमने फ्यूल सेल के क्वेश्चन आपको नहीं दिए हैं क्योंकि प्रोडक्शन पे रिलेटेड आर्टिकल था। जब कभी उपयोग पे आर्टिकल होगा तो सारे क्वेश्चन एक साथ करवा दिए जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और बाई प्रोडक्ट होता है वो वाटर होता है, पानी होता है। हमेशा ध्यान रखना, किसी प्रकार का भी सेल है यानी कोई भी बैटरी है, उससे जो करंट निकलेगा वो डीसी निकलेगा, डायरेक्ट करंट, किसी भी बैटरी में। और जहां पे भी टरबाइन चल रहा है वहां पे हमेशा एक्टिव करंट होगा, एसी। ये आप ध्यान रखने के लिए लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने बात की तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आई है कि हाइड्रोजन का जो उत्पादन है वो ज़्यादा जटिल है एज कंपेयर टू उसे ऊर्जा के रूप में प्रयोग करने से। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हाइड्रोजन है वो प्रकृति में शुद्ध रूप से बहुत कम, ना के बराबर है। इसलिए हमें इससे यौगिक यानी कंपाउंड जैसे H2O उससे निकालना पड़ता है, पानी और मीथेन से। अब इस निकालने की प्रक्रिया में ऊर्जा की खपत होती है, अच्छी खासी एनर्जी जाती है। हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में जो एनर्जी यूज होती है उसी के आधार पर हाइड्रोजन उत्पादन के अलग अलग नाम है। अगर आप स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, अगर CH4 मीथेन से अगर आप हाइड्रोजन निकाल रहे हैं उसे ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। वहीं आप कर तो रहे ग्रे हाइड्रोजन ही कर रहे हैं, मतलब स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग यानी SMR की प्रोसेस से ही आप हाइड्रोजन को उत्पादित कर रहे हैं, पर जो कार्बन निकल रहा है उसको कैप्चर कर रहे हैं आप, उसको यानी कार्बन प्रच्छादन कर रहे हैं, तो वो ब्लू हाइड्रोजन होगा। वहीं अगर ये जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। और वहीं हाइड्रोजन के उत्पादन में अगर कोल गैसिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है उसे ब्राउन हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन के नामकरण थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेन टॉपिक अब आया, इतनी सारी समझ बनने के बाद हम इस आर्टिकल को समझ सकते हैं, तो इसलिए बेसिक करना जरूरी है। और हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि सबसे पहले बेसिक किया जाए, उसके बाद ही मेन टॉपिक पे आए। तो विल चाइना कैप्चर द इलेक्ट्रोलाइजर मार्केट, तो हमें पता है इलेक्ट्रोलाइजर क्या है, ये हाइड्रोजन है उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है।
कौन सी प्रक्रिया होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में किसका प्रयोग होता है? इलेक्ट्रोलाइजर का प्रयोग होता है। और अब आर्टिकल हमारे समझ में है। तो सबसे बड़ा हाइड्रोजन का, चीन 2024 तक सबसे बड़ा हाइड्रोजन का उत्पादक भी बन गया। जिसके पास इलेक्ट्रोलाइजर ही भर भर के हैं तो उत्पादक कैसे नहीं बनेगा? साला उतना उत्पादन 36.5 मिलियन टन हो चुका है। अब जो इस आर्टिकल में इलेक्ट्रोलाइजर की बात की गई थी वो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइजर की बात की गई है। एक है अल्कलाइन और दूसरा है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, पीईएम। चीन की जो एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है वो विश्व की 85% है। मतलब ग्लोब में, अक्रॉस द ग्लोब, अगर जितना भी एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइजर बनता है 85% अकेला चाइना बनाता है। अब ग्रीन हाइड्रोजन है, उसकी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला में उसके बढ़ते वैश्विक हिस्से को लेकर चिंताएं हैं। ये चिंताएं इसलिए भी जो सोलर सेल है, पीवी, फोटोवोल्टिक सेल, इसके लिए भी चाइना का एकाधिकार हो गया था और बाकी देशों को बड़ी समस्या हुई थी। तो अब चीन का ऐसे संभव कैसे हुआ कि चीन इलेक्ट्रोलाइजर में भी बॉस बन के उभर रहा है? तो पहला है सरकारी सब्सिडी, दूसरा एकीकृत सप्लाई चेन, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, कच्चे माल पर नियंत्रण और उत्पादन सुविधाओं का तेजी से विस्तार करके, ठीक उसी प्रकार जैसे सोलर पीवी के मामले में इन्होंने किया था। अब दिक्कत यह है कि चाइना पर निर्भर भी हैं, आप चाहकर भी इनको चाइना की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसका एक एग्जाम्पल है, अगर आपको यूरोप में हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करना है और आप चीनी एल्कलाइन मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रोलाइजर का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट है वो 45% तक कम हो सकती है। तो मतलब अगर 100 रुपये में संयंत्र स्थापित हो रहा है तो फिर वो 55 रुपये में होगा, 45 रुपये की बचत हो रही है। तो फिर आप कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो ऐसी चीज़ों को? अब हम देखते हैं अंतर क्या है एल्केलाइन और प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के बीच में। देखो एल्केलाइन है, ये निकल और स्टील से बनता है जो चीन में प्रचुर मात्रा में है और लागत भी कम आती है। लेकिन जो ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है इसकी तुलना में थोड़ा कम दक्ष है, इसलिए चाइना इसमें 85% है। इसमें चाइना बॉस नहीं है, इसमें चाइना भी जूझ रहा है। ये इरिडियम, प्लेटिनम, टाइटेनियम जैसे कीमती धातुओं पर निर्भर है और ये लागत भी इसकी काफ़ी अधिक है लेकिन काफ़ी दक्ष है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि कैलोरिक वैल्यू और कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? आपने गरीबी के आकलन में सुना होगा, 2400 कैलोरी गाँव में, फिर 2000 कैलोरी शहरों के अंदर जो जो कंज्यूम करते हैं वो गरीब नहीं कहलाते। तो कैलोरिक वैल्यू होता है, वैसे ही कैलोरीफिक वैल्यू होता है। हमारी गाड़ी होती है उसमें पेट्रोल डीजल डलता है तो वो कैलोरीफिक वैल्यू। अब आसान भाषा में समझे तो एक इकाई भोजन से आपके शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है तो वो कैलोरिक वैल्यू है। वहीं एक इकाई ईंधन से आपकी बाइक को कितनी ऊर्जा मिल रही है तो वो कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है, तो फिर हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है? अगर कहें तो सबसे ज़्यादा, जितने भी ईंधन हमारे सामने उनमें इसका अधिकतम है, तो इसलिए सभी इसके पीछे पड़े हैं। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग हेवी इंडस्ट्रीज, निम्न भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। फर्टिलाइजर प्लांट्स यानी उर्वरक संयंत्र, ऑयल रिफाइनरीज, तेल शोधक कारखाने, स्टील प्लांट्स, इस्पात संयंत्र। अब ग्रीन हाइड्रोजन is expected to play a significant role in decarbonizing how many of above industries, यानी उपयुक्त में से कितने उद्योगों के विकार्बनन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है। फर्टिलाइजर संयंत्र की हमने बात की थी, तेल शोधक कारखाने, और ये भी देखो जो भी एनर्जी इंटेंसिव यानी जो ऊर्जा गहन उद्योग है, एनर्जी इंटेंसिव, और हमने अभी जस्ट लास्ट लाइन में क्या देखा था, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो फिर क्यों इसमें यूज़ नहीं करेंगे? आप इसको एग्जाम्पल में आसान भाषा में समझना चाहते हो तो आप ये सोच लो कि वर्तमान में आपका जो गैस का सिलेंडर है जो आप लगभग 14.2 kg का होता है और वो लगभग आपके 5 सदस्यों के परिवार में 40 दिन तक चलता है। वही अगर वो हाइड्रोजन का सिलेंडर होगा तो वो हो सकता है 40 दिन की जगह 400 दिन चले।
ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है समझाने के लिए कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, या सॉरी सी, सभी तीन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ कंसीडर द ग्रीन हाइड्रोजन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके। दूसरा, इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल। इसे वाहन चलाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल सही, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। देखिए, हाइड्रोजन गैस है, मैंने बात की थी, किसकी तरह है ये CH4। CH4 का मतलब क्या था? मीथेन था। CH4 का मतलब क्या था? मीथेन था। मीथेन कौन सी? वही मीथेन जो नेचुरल गैस है। तो इसको हम क्या करते हैं, मीथेन को हम फ्यूल ईंधन में यूज करते हैं ना, क्योंकि जो मीथेन है ना यही CNG है। ये जो नेचुरल गैस है, जब इसको कॉम्प्रेस्ड कर देते हैं तो नेचुरल गैस बन जाती है, तो CNG कॉम्प्रेस संपीड़ित प्राकृतिक गैस बन जाती है। तो बेसिकली ये मीथेन ही है, तो ये CNG बन जाती है। हमारे घर में पाइप के माध्यम से आएगी तो ये PNG बन जाएगी। ठीक है, और कुछ नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि हम जैसे गाड़ी में CNG भर के चलाते हैं या LPG भर के चलाते हैं, उसी तरह हाइड्रोजन भर के चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। दूसरा है कि इसको प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर शक्ति जनन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक दिन हम हाइड्रोजन के सारे पीवाई यूज करेंगे तब आपको और भी क्लियर होगा। या आप देख सकते हैं, एक बार क्या होता, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था, तो एक सुझाव ये आया था कि CNG है उसके साथ हाइड्रोजन को मिक्स कर दो, तो उसको नाम दिया गया था HCNG, और प्रश्न भी पूछा गया था। और ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रहा है कि प्राकृतिक गैस, या देखो NG है, उसके साथ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ईंधन सेल, फ्यूल सेल, देखो फ्यूल सेल तो मैंने अभी बताया था कि इसको कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगर आप 2011 से 2013 तक के, हम आपको लिंक दे देंगे साथ में, आज पेपर्स का भी, पुराने पेपर एक साथ आपको एक ही फाइल में मिल जाएंगे। आप उसमें फ्यूल सेल सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इससे कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन टॉपिक हमारी तरफ से भी कंप्लीट है। हम भविष्य में और कोई आर्टिकल आएंगे तो इस पर और चर्चा करेंगे। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल आज का हमारा वो है ई वेस्ट। देखो, डिजिटल इंडिया बहुत बूम कर रहा है हमारा, और बहुत आगे बढ़ रहे हैं हम उसमें। लेकिन हमारे सामने एक समस्या क्या आ रही है कि जितने उपकरण है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ई वेस्ट भी जनरेट हो रहा है। तो मतलब जो डिजिटल सुविधा है हमारी, उसकी कीमत पर हम स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरा है। मतलब हेल्थ एंड इन्वायरमेंट है, उसको क्या है, खतरा है। जो आज का ये आर्टिकल है ये पूरा इसी पे फोकस है, हम बात करेंगे। और हम एक प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न आया हुआ है उसको भी देखेंगे। अब बात करें ई वेस्ट। ये फोटो देख लो आप, ये कीबोर्ड, माउस, छोटे छोटे जो भी उपकरण है सारे ई कचरा ही है। अब ई वेस्ट होता क्या है, देखो, पुराने, खराब या अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे आपका पुराना मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी है, फ्रिज है, बैटरी है, इन सभी से जो कचरा उत्पन्न होता है वही ई वेस्ट कहलाता है। इस ई वेस्ट में ऐसे पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, मानव यानी ह्यूमन हेल्थ HH के लिए होते हैं हानिकारक होते हैं। क्या क्या होता है इसमें, भारी धातु जैसे बेरिलियम होता है, कैडमियम होता है, क्रोमियम होता है, हेक्टाफ्लोर नहीं होता है। यहाँ पे ये डाल के क्रॉस क्यों किया गया है आपको आगे समझ में आएगा अभी। पारा होता है, यानी मरकरी बोलते हैं जिसको, सीसा, लेड होता है, और प्लूटोनियम होता है। ध्यान रखें कि पारा है उसके लिए मरकरी और सीसा है उसके लिए लेड। देवनागरी में बार बार लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो इसलिए इनके इंग्लिश नाम भी साथ दिए गए। बाकी है उनके इंग्लिश और हिंदी नाम एक समान होते हैं। अब बात करें और क्या होता है इसमें हानिकारक तत्व, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, डाइऑक्सिन, फ्यूरॉन्स और ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये सारे याद करने हैं, यानी रट्टा मारने हैं।
क्योंकि भारी धातु से संबंधित एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है, इन पर आया नहीं है तो आ सकता है। इसके साथ साथ PM 2.5 और PM 10 ये भी निकलते हैं, क्योंकि जब ई वेस्ट की प्रक्रिया में तारों और सर्किट बोर्ड को जलाया जाता है तो उससे जो कण निकलते हैं उससे PM 2.5 और PM 10 निकलते हैं। तो अब हमने सबसे पहले देखा कि ई वेस्ट होता क्या है। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो भारत है वो चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है ई वेस्ट जनरेशन में, ई वेस्ट के उत्पादन में। 2025 में भारत 2.2 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न करने वाला देश था। कितना? 2.2 मिलियन टन। और 2017-18 में भारत में जो कचरा था वो कितना था? 0.071%, 71 मिलियन टन। तो देखो यहाँ पे 0.71 मिलियन टन से सीधा कितना हो गया? 2.2 मिलियन टन। लगभग कितना हो गया? 150% बढ़ गया है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कितना हो गया? 1.5 गुना बढ़ गया। और उम्मीद है कि 2030 तक कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। और शहरी भारत है वो इसका केंद्र है। भारत के 65 शहर ऐसे हैं जो 60% से ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट करते हैं पूरे इंडिया का। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है रिसाइकल पे। भारत में जितना ई वेस्ट जनरेट होता है उसका 43% है वो फॉर्मल सेक्टर, यानी औपचारिक रूप से क्या होता है उसको रिसाइकल किया जाता है, यानी आधे से अधिक, लगभग 57% या 50% प्लस, क्योंकि कुछ का तो होता भी नहीं है रिसाइकल, वो इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक तरीके से किया जाता है। और अनौपचारिक तरीके से रिसाइकल करने में ही बड़ी समस्या और चुनौती है। जो स्वास्थ्य और पर्यावरण का खतरा जो टॉपिक हमारे सामने है वो इसी वजह से है। किस वजह से? कि ये जो हो रहा है वो इनफॉर्मल तरीके से हो रहा है। अब हम समझते हैं कि ई वेस्ट का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती है, रेस्पिरेटरी इलनेस आ सकती है। एक अध्ययन बताता है कि जिस जगह ये व्यक्ति काम कर रहे थे वहाँ पे 76 से 80, आप लगभग 3/4 याद रख सकते हो, है ना। या लगभग 4/5 या लगभग 80% याद रख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। श्रमिकों में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा के लक्षण मिले थे। ये तो हो गया हृदय संबंधी रोग। अब क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल क्षति और विकास में देरी, बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक क्षमता में कमी आती है। WHO का कहना है कि लाखों बच्चे खतरनाक स्तर के लैड यानी सीसा के संपर्क में हैं। ये वही सीसा है जब एक बार न्यूज़ में आया था, क्या आया था कि मैगी के अंदर लेड मिला हुआ है, और फिर मैगी काफ़ी टाइम तक मार्केट से आउट रही थी। तो लेड हानिकारक होता है मानसिक विकास के लिए। फिर त्वचा और आंखों की बीमारियां, स्किन और ऑक्यूलर डिसऑर्डर्स, श्रमिक को अक्सर दाने होते हैं, रासायनिक जलन होती है उनको केमिकल से, और डर्मेटाइटिस हो जाता है। इसके साथ साथ महिलाओं में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? गर्भपात होने लगता है, समय से पहले बच्चों का जन्म होने लगता है। जेनेटिक सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता है, एक तो DNA पे नुकसान होता है, इसके साथ ही असामान्य एपिजेनेटिक बदलाव होता है। एपिजेनेटिक क्या है? ये अपने आप में पीटी के लिए प्रश्न है। एपिजेनेटिक क्या होता है? देखो, DNA को नुकसान होता है वो किस तरह से होता है? वो आंतरिक बदलाव होता है। एपिजेनेटिक क्या होता है? कि जो मनुष्य के बाह्य वातावरण होता है, बाह्य वातावरण, जैसे आपके घर में कोई सिगरेट पी रहा है और आप रोज उसके पास बैठे हुए हो, तो हो सकता है कि धीरे धीरे उसका धुआं आपके फेफड़ों में जाए और आपके कुछ ऐसे स्थायी बदलाव हो जाए आपके शरीर में, वो एपिजेनेटिक बदलाव कहलाते हैं। होते वही जीनों के अंदर बदलाव है, लेकिन वो एपिजेनेटिक बदलाव कहलाते हैं क्योंकि वो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं। और साथ ही एक्सीडेटिव स्ट्रेस का बढ़ना, बच्चों में जो उनका इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो ये ई वेस्ट का मानव स्वास्थ्य पर क्या है? नुकसान है, और इन्वायरमेंट पर नुकसान है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं कि इसके लिए सरकार प्रयास नहीं कर रही है। बिल्कुल कर रही है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाए थे 2012 में। इससे पहले 2016 के नियम विद्यमान थे, उन्हें संशोधित करके अपग्रेड किया गया था। इसके अंदर एक सिस्टम है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रीलिम्स में सेपरेट क्वेश्चन आ रखा है कि EPR सबसे पहले कब आया था, तो उसका उत्तर ये होगा ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ध्यान रखना, ये रूल हैं यानी नियम हैं, और नियम कौन बनाती है? कार्यपालिका बनाती है, यानी ये विधायिका द्वारा बनाया हुआ कानून नहीं है। लेकिन इस रूल बनाने की शक्ति कार्यपालिका को किससे मिलती है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से। तो ये विधायी है, ये क्या है? ये कानून है। और जो रूल है वो क्या है? प्रत्यायोजित विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं इसको। ये पॉलिटी के पर्सपेक्टिव में इंफॉर्मेशन थी जो आपके लिए एडवांस इंफॉर्मेशन है, आप इसको लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं।
फिर डीमेंटलर या रिसाइकल करने वालों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, और अनौपचारिक और वैज्ञानिक तरीके से औपचारिक और वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन को प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन कमियां कहाँ रह रही है? ये जो भी ऊपर हमने अच्छी अच्छी बातें की है, इनका क्रियान्वयन जो इम्प्लीमेंट लेवल है वो कमजोर है। और ईपीआर है, उसके अंदर क्रेडिट की कीमत पर कैप लगाने का जो मामला है वो भी वर्तमान में कोर्ट में चल रहा है। तो एक तो कोर्ट केस बहुत होते हैं हमारे, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें अधर में लटक जाती है। अब आगे की राह क्या है कि बहुस्तरीय मल्टी लेवल स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, इनफॉर्मल गतिविधियों को फॉर्मल बनाना पड़ेगा। आप उसके स्किल है उसको सर्टिफाई करें, उनको सुरक्षित बेस बुनियादी ढांचा प्रोवाइड करवाएं, जैसे पीपीई किट बना के वो हानिकारक ई वेस्ट निकाले। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और सामाजिक सुरक्षा है उसका विस्तार करना, इसलिए जो हमारी आयुष्मान भारत है वो योजना उसको इन तक विस्तार किया जा सकता है। साथ ही मेडिकल ऑब्जर्वेशन, चिकित्सा निगरानी उसको बढ़ाना, और हेल्थ शिविर जहाँ पर ई वेस्ट के जो सेक्टर्स हैं, जैसे सीलमपुर नाम का क्षेत्र है दिल्ली में, वहाँ पे जो लेड की मात्रा है वो WHO के मानकों से लगभग 20 गुना अधिक हर समय वातावरण में रहती है। तो वो कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो वहाँ पे कोई निगरानी नहीं है। तो इस ऐसे क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाए। इसके साथ ही R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के समर्थन में नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाए और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उनको सशक्त बनाया जाए जो स्ट्रॉन्ग कार्यवाही कर सके। और साथ ही डिजिटल ई वेस्ट ट्रैकिंग की जाए और पर्यावरण ऑडिट को प्रोत्साहन दिया जाए। जिन जिन क्षेत्रों में ये ई वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स हैं उनको क्या किया जाए, लगाया जाए, उन पर उनका ऑडिट किया जाए समयबद्ध तरीके से। अब एक बात आप बताइए कि जो ई वेस्ट है ये ठोस है? हाँ बिल्कुल, ये ठोस अपशिष्ट है, ठोस वेस्ट है, ये ध्यान रखना है। ई वेस्ट से संबंधित एक प्रश्न है कि ड्यू टू इम्प्रॉपर indiscriminate disposal of old and used computers or their parts, which one of following are released into the environment as e-waste? पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि हम यहाँ पे एक बात करेंगे, मैं आपकी इसके बारे में बाद में बताएंगे, हेप्टाक्लोर के बारे में। तो ये सारे ई वेस्ट हैं। हेप्टाक्लोर है वो ई वेस्ट नहीं है, ये एक प्रकार का कीटनाशक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न 2013 में आया था। अब ई वेस्ट के बारे में फैक्ट्स भी आ सकते हैं कि कितने % ई वेस्ट भारत उत्सर्जित करता है। भारत तीसरे नंबर पे है, चीन पहले पे है, अमेरिका दूसरे पे है। ये सारे आंकड़े भी इंपॉर्टेंट हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। चेंजिंग द फ्रेम, इंडिया मस्ट यूज फोरकास्ट टू बेटर प्रिपेयर फॉर क्लाइमेट, यानी आपदा की जो बेहतर तैयारी है उसमें भारत को पूर्वानुमान का उपयोग करना चाहिए। ये टॉपिक देखो, डिजास्टर आपदा, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रयोग होगा। और पूर्वानुमान है, ये मानसून है उसकी फोरकास्टिंग के लिए। एग्रीकल्चर से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि इस बार मानसून काफ़ी राइज हुआ था, अच्छा खासा मानसून रहा था, उसका प्रभाव कृषि क्षेत्र में भी पड़ा है। और इकोनॉमी भी पड़ेगा क्योंकि कृषि की वजह से लॉस भी होता है, कृषि में उत्पादन बढ़ता है तब, और कृषि गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है तो अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं 2025 की प्रवृत्तियां क्या हैं। जो मानसूनी वर्षा है उसमें 8% से अधिक की वृद्धि हुई थी, लेकिन जो हमारा IMD है उसका अनुमान 4% था कि मिनिमम 4% बरसात ज़्यादा होगी जनरल से, लेकिन हुई कितनी? 8%। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं, अच्छे फैक्ट्स हैं कि खरीफ की फसल जो बरसात के समय, जो बारिश के समय जो बोई जाती है वो फसल खरीफ की फसल कहलाती है। इस समय 2024 में लगभग 1095 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था बोया हुआ, और इस बार कितना हो गया? 1110, यानी लगभग 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बढ़ा है। चावल में बोया गया क्षेत्र है वो 430 लाख हेक्टेयर था, अब वह कितना हो गया? अब वो 438 हो गया। ये 435 गलत है, 438 हेक्टेयर हो गया है। और दाल, मोटे अनाज, तिलहन, इन्हीं सब में भी इस अच्छी प्रवृत्तियाँ देखी गई है। मतलब कि हमें खुशी हो रही है इसको देख के कि चलो अच्छी बारिश हुई, उसका अच्छा लाभ हुआ। और जलाशयों में जो पानी की क्षमता है वो BCM का मतलब होता है बिलियन घन मीटर। 1 BCM में 1 खरब लीटर आता है। तो जलाशयों में जो पिछली बार 2024 में वर्तमान समय में जो क्षमता थी उनकी थी लगभग 159, और अभी कितनी है? 169 BCM। तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। ये तो कुछ सकारात्मक परिणाम है, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा?
क्लाउड बस्ट, बाढ़ आई हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में। पंजाब तो लगभग पूरा का पूरा डूब गया था। साथ ही नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। दिल्ली में भी निचले इलाकों में बाढ़ आई थी यमुना में पानी ज़्यादा आने से। अब 2025 की प्रवृत्तियां देखें तो उसमें आईएमडी का पूर्वानुमान था 4% मिनिमम होगा, लेकिन 8% हुआ। अब यहाँ पे ये समझने लायक बात है कि जनरली जब आईएमडी बोलता है कि भाई इस बार बारिश कम होगी, तो सरकार क्या करती है, उसे चेतावनी के रूप में लेती है और युद्ध स्तर पर उसको तैयारी करती है। ठीक है। और जब अधिक बारिश की आईएमडी ने जब सिफारिश की, ऐसी सूचना दी, तो भाई इसको तो सौगात मान लिया जाता, खुश होते चलो इस बार तो बहुत बारिश होगी। लेकिन हमें इस हमारे एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कम बारिश होती है, सूखा पड़ता है, तब भी उससे नुकसान होता है। अधिक बारिश की वजह से भी बाढ़ आती है और नुकसान होता है। वर्तमान में हमारी जो पूर्वानुमान तकनीक है और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेहतर है। तो हमें हमारा जो पुराना एटीट्यूड है जिसमें हम कम बारिश को सूखा और अधिक बारिश से खुश होते थे, उसको बदलने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं किया तो सरकार की जिम्मेदार ऐसा नहीं किया सरकारों ने, तो सरकार की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के समान होगी। ये मेन क्रक्स था एनालिटिकल एस्पेक्ट था इस आर्टिकल का। अब बात करते हैं आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है। तो भाई ये भारतीय मौसम विभाग आईएमडी डिपार्टमेंट है। किस मंत्रालय में? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। स्थापना कब हुई? 1875। तो किसने बनाई? अंग्रेजों ने बनाई थी। याद करो 1875 में क्या हुआ था। 1885 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उससे लगभग 10 साल पहले। मौसम पूर्वानुमान, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के पूर्वानुमान, नामकरण, चेतावनी का काम करता है। आईएमडी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना के साथ ये कोलकाता था। 1944 में दिल्ली आया था। क्यों? क्योंकि हमारे 1911 में हमारी राजधानी कोलकाता से दिल्ली आ गई थी, तो धीरे धीरे ये भी आने लग गए। तो राजधानी में क्या है, क्योंकि सरकारी निकायों के बीच बेहतर समन्वय होता है और बेहतर एक्सेस होती है, मतलब कोऑर्डिनेशन एंड एक्सेस, मतलब इजी एक्सेस एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये हमारी सिक्योरिटी से जुड़ा होगा, ये मुख्य रूप से सिक्योरिटी से जुड़ा होगा। ये हमारा GS3 के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी है, यानी आंतरिक सुरक्षा, उससे जुड़ा होगा। उसमें भी क्या जुड़ेगा ये, उसमें एक टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट, उससे जुड़ेगा ये क्यों न्यूज़ में? क्योंकि वर्तमान में युद्ध क्षेत्र है वो बदल रहा है और नई नई चुनौतियाँ आ रही है। क्यों? AI, ड्रोन, ऑटोमेटिक वेपन और सस्ते सटीक हथियार। एक तो छोटे छोटे सटीक हथियार मिलते हैं। अब आप सोचो, एक छोटा सा ड्रोन है, ठीक है, वो एक टैंक को उड़ा देता है। ठीक है, अब ड्रोन की क्या ट्रेन के सामने, लेकिन वो उड़ा देता है। तो एक छोटा हथियार है लेकिन सस्ता सटीक हथियार है जो टैंक को, तो मतलब कि बहुत हानिकारक हो जाता है। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हमने देखा था, सबसे पहला उदाहरण हमने देखा था कि अजरबैजान और अर्मेनिया में जो संघर्ष रहता है, चलता रहता है, वहाँ पर अजरबैजान ने ड्रोन का यूज़ किया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हमने ये चीज़ देखी थी। लेकिन उस समय ड्रोन टू ड्रोन लड़ाई हो रही थी क्योंकि अजरबैजान और अर्मेनिया से हमने सबक ले रखा था। अब दो मोर्चों पर खतरा भारत के सामने, चीन और पाकिस्तान। एक साथ जमीन, समुद्र और हवा, तीनों से खतरा है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि नेवी अलग लड़ेगी, आर्मी अलग लड़ेगी, एयरफोर्स अलग लड़ेगी, तीनों को साथ आना चाहिए। इसी के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बात की जाती है। आवश्यकता क्या है? सेना, नौसेना, वायुसेना को एकजुट होकर काम करना ताकि प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा सके। ये बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं, आंसर में काम आ सकते हैं। स्ट्रक्चर, सिद्धांत, तकनीक, सेना की संरचना, ये बहुत अच्छा कीवर्ड है। PME, प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन, और सैन्य तैयारियों को नए सिरे से आकार देना। आधुनिक युद्ध अब सैनिक और हथियारों तक सीमित नहीं है, वो इससे बियॉन्ड है। हमें तेज, लचीली और तकनीकी रूप से उन्नत सेना आवश्यक है जो जमीन, समुद्र, हवा, साइबर, अंतरिक्ष सब जगह लड़ सके। पहले युद्ध कहाँ होता था? सिर्फ जमीन में होता था, फिर जमीन के साथ समुद्र भी शामिल हो गए, फिर हवा, अब वर्तमान में साइबर स्पेस और अंतरिक्ष यहाँ पे भी चल रहा है। और साइबर स्पेस का तो युद्ध ऐसा होता है हमें दिख भी नहीं रहा होता और निरंतर चलता रहता है। अब भारतीय सेना सुधार और भविष्य की रणनीति क्या हो सकती है? थिएटर कमांड। अब वायुसेना को एग्जीक्यूट करने के लिए कई मोर्चों पे काम करना पड़ेगा। थिएटर कमांड का मतलब क्या होता है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की एक इंटीग्रेटेड कमांड बनाई जाए।
और चीन पहले ही थिएटर कमान बना चुका है। नई इकाइयाँ और तकनीक जैसे रुद्र है, भैरव जैसी हम इंटीग्रेटेड बैटल यूनिट्स स्थापित कर रहे हैं। मतलब ऐसी ये बैटल यूनिट्स हैं जो 12 से 48 घंटों में तैनात हो सकती है और वो तीनों मोर्चों पे सक्षम है। प्रशिक्षण और एकजुटता, तकनीक और हाइब्रिड यानी जिसमें तकनीक और रणनीति दोनों समझ हो, ऐसे लोगों की आवश्यकता है हमें। साथ ही आकाश तीर जैसे एआई सिस्टम से सेना और वायुसेना की हवाई रक्षा, वहीं प्रलय जैसी मिसाइल से जमीन की ताकत। तो देख लो यहाँ पे हवाई रक्षा और जमीन दोनों को एक साथ कनेक्ट किया जा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव किया जा रहा है। साथ ही भविष्य की सेना के लिए स्कूल, उद्योग, वैज्ञानिक हथियार ये सब मिलकर तकनीक विकसित करना बेहद आवश्यक है। अब हम स्टार्टअप्स की बात करेंगे। स्टार्टअप्स इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होते हैं। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन, उन्होंने एक बड़ा आर्टिकल लिखा था। उसका क्रक्स यही था कि उन्होंने तमिलनाडु के अंदर 3 स्तंभ, 3 प्लेयर स्ट्रेटेजी अपनाई है। पहला, राज्य पूंजी का प्रयोग। स्टेट ने अच्छा खासा फंड दिया, 10 सीट करके प्रोग्राम चल रहा है। साथ ही समावेशिता पर ध्यान। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जहां पर भी समावेशी शब्द आ जाए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूजन या इंक्लूसिव। तो इसका मतलब यही होता है भागीदारी बढ़ाना। और भागीदारी हमेशा आप किसकी बढ़ाते हो? वनरेबल ग्रुप्स की, सुबेदे ग्रुप की। क्योंकि जो सक्षम है वो तो वैसे ही अपनी भागीदारी लेके बैठा है। तो समावेशिता पर ध्यान दिया गया, यानी एस.टी. वर्ग है उसके लिए फंड बनाया गया। दिव्यांग और ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशल सीड ग्रांट दिए गए हैं। और साथ ही डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम बनाया गया है। 10 रीजनल हब बनाए पूरे तमिलनाडु के अंदर। अन्य पहल भी जैसे तमिलनाडु स्टार्टअप तमिलनाडु कार्ड बनाया, स्मार्ट कार्ड है, ब्रांड लैब्स बनाई गई है। और स्पेस टेक, कॉर्पोरेट इनोवेशन, पावर ब्रांड्स, इन सब के लिए भी उन्होंने अलग से पेविलियंस बनाए थे। तो स्टार्टअप के लिए मजबूत, समावेशी और विकेंद्रीकृत इकोसिस्टम बनाया है। ये हम वे फॉरवर्ड में यूज कर सकते हैं किसी क्वेश्चन के लिए, और ये हम सुझाव दे सकते हैं स्टार्टअप की उन्नति के लिए। अब सोचना जरूरी है सेगमेंट, ये हमारा अंतिम सेगमेंट है। इसमें हम सारा न्यूज़पेपर कवर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 35 से 40 मिनट का लिमिटेड समय होता है। तो इसीलिए हम कुछ नहीं ऐसी न्यूज़ जो आपके लिए छोड़ते हैं, जिस पर आप विचार कर सकते हैं, जैसे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और भविष्य में जब इन पे आएगा आर्टिकल तो हम इस पर अवश्य चर्चा करेंगे, किसी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, हमारा ये प्रयास रहेगा। अगर फिर भी कोई टॉपिक छूट जाता है और बेहद आपको आवश्यक लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो टॉपिक करवा देंगे आने वाले 1-2 दिन में। तो SIR क्या है? ये कुछ नहीं, जो वोटर लिस्ट है उसका वेरिफिकेशन है। लास्ट 2003 में हुआ था, अभी वर्तमान में बिहार चुनाव हो रहे हैं तो बिहार में हुआ है जस्ट, ठीक है। अब लद्दाख के अंदर जो आंदोलन चल रहा था यूटी बनाने के लिए और राज्य बनाने के लिए, लद्दाख में जो आंदोलन चल रहा था राज्य बनाने के लिए और लद्दाख में जो आंदोलन चल रहा था राज्य बनाने के लिए और छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए, तो वहाँ पे 2 बॉडीज हैं, ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये क्या कर रही है? ये उसको लीड कर रही थी। अब इन्होंने जो मजिस्ट्रेट जांच है उसको खारिज कर दिया है और न्यायिक जांच पर बल दिया है। आपने हमेशा कई बार सोचा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे कोई घटना होती है तो लोग बोलते हैं जुडिशियल इंक्वायरी कराओ, न्यायिक जांच कराओ, मजिस्ट्रेट जांच को खारिज कर देते हैं। देखो, मजिस्ट्रेट जांच होता है वो जुडिशियल नहीं होता, वो एक तरह का क्वासी जुडिशियल होता है। और न्यायिक जांच क्या होती है? जो मुख्य रूप से उसमें न्यायपालिका के लोग शामिल होते हैं। तो आम लोगों का जो विश्वास होता है वो न्यायपालिका पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्यपालिका। तो हमेशा जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन की मांग की जाती है। और छठी अनुसूची में शामिल करना चाहिए, राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए हमने 30 सितंबर 2025 को अच्छे से एनालिसिस किया है कि क्या लाभ है, क्या नुकसान है, छठी अनुसूची में कैसे शामिल किया जा सकता है, राज्य कैसे बनाया जा सकता है, तो आप वो देख सकते हैं। एक न्यूज़ थी कि जो फिन इन्फ्लुएंसर, आपको पता होगा आजकल शेयर मार्केट हमारा में जो डीमेट अकाउंट खोलने का प्रचलन है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और बहुत सारे लोग निवेश कर रहे हैं शेयर मार्केट में। लेकिन ये स्टडी ये बताती है कि फिन इन्फ्लुएंसर मतलब शेयर मार्केट की टिप देने वाले लोग हैं, उन पर 90% इन्वेस्टर भरोसा करते हैं। ये एक स्टडी थी। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे ये कि वित्त वर्ष की पहली 6 माही, मतलब भारत में जितने भी प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर है वो बॉस बन गया है, 15 ईयर के टॉप लेवल पर है वो। वहीं जो गवर्नमेंट और फॉरेन घोषणाएं हैं वो हुई नहीं है। अब ये हमारे लिए थोड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक तो तीनों बराबर होने चाहिए, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से विकास करे, निजी क्षेत्र का भी योगदान हो और विदेशी भी हो। ऐसा इसलिए कि जो लोकल इन्वेस्टमेंट होता है ना, उससे रोजगार और विकास जरूर होता है, लेकिन बड़े बुनियादी ढांचे के लिए निजी क्षेत्र कभी आगे नहीं आएगा। उसके लिए हाई स्पीड रेल या पोर्ट है, उसके लिए हमेशा सरकारी या विदेशी। जैसे एग्जाम्पल के लिए विदेशी निवेश क्या है? जापान, जो बुलेट ट्रेन चल रही है वो क्या है? वो विदेशी निवेश ही तो है। और सरकारी निवेश, अब आप सोच सकते हो कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें कोई हाईवे बनाना है,
तो वहाँ सरकारी बनाएगी, प्राइवेट सेक्टर बनाएगा? हाँ, दिल्ली के चारों ओर बनाना है, कोई बना देगा। क्यों? क्योंकि पता है फिनेंशियली इकोनॉमिकली दोनों तरीके से वाइबल है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में क्या है, इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है, इकोनॉमिक वाइबल है लेकिन फिनेंशियली वाइबल नहीं है। तो जब फिनेंशियली वाइबल नहीं होते वहाँ सरकार घुस जाती है, सरकार को काम करना पड़ता है, फिर वाइबिलिटी गैप फंडिंग वगैरह कुछ प्रोत्साहन देके किए जाते हैं। अब तमिलनाडु, अब एक न्यूज है, तालिबान के विदेश मंत्री भारत आएंगे। भारत और चीन के बीच में 5 साल बाद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है। रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन है वो दिसंबर में भारत आएंगे। और हमारे होता रहता है, एक साल भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, एक साल रूस के राष्ट्रपति आते हैं, क्योंकि सालाना शिखर सम्मेलन होता है, कई अवसरों पर ये वर्चुअल भी आयोजित हुई है। और पुतिन ने चेतावनी दी है अमेरिका को कि अगर अमेरिका टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को देगा तो उससे युद्ध बढ़ेगा, कम नहीं होगा। टॉमहॉक बहुत ही पॉपुलर मिसाइल है यूएसए की, ध्यान रखना थोड़ी। अभी ईरान पर हमला किया था अमेरिका ने, तब इस टॉमहॉक का यूज़ किया था और लंबे समय से टॉमहॉक का यूज़ कर रहे हैं। तो एज ए वर्ड टॉमहॉक याद रखना, बस इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। अब सोचना जरूरी में अगली चीज़ क्या है कि सीमांचल लोकेशन कहाँ पर, तो बिहार में, बस इतना ध्यान रख लो। सरल क्या है? सरल सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। ये ANRF है, उसने सरल नामक एक टूल विकसित किया। ये टूल क्या करेगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके शोध प्रकाशन है ना, उनकी जानकारी निकालेगा, जिससे वीडियो, पॉडकास्ट, पोस्टर और प्रस्तुतियां तैयार की जा सके। मतलब कुछ नहीं करना, AI का काम करके कुछ चीज़ें आसान कर रहा है। अब ANRF क्या है? तो ANRF है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये 2023 के एक्ट से बना है। इसका काम क्या है? अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता, रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या करना है? उच्च स्तरीय हाई लेवल स्ट्रेटेजिक दिशाएं, रणनीतिक डायरेक्शन प्रदान करता है ये, ठीक है। और ये स्टेचुरी बॉडी है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट होता है। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं और साथ ही PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।